स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लास्ट टॉपिक आई मीन गॉसेस लॉ। एंड गॉसेस लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12 फाइनल एग्जाम एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब हुआ कि जेई हुआ, नीट हुआ, ये सब एग्जाम में। और गॉसेस लॉ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, और ये आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आई मीन 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अब आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे और ये बोल सकते हैं कि ये लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, और न्यूमेरिकल भी हम लोग साथ में ही कर रहे हैं। सो गॉसेस लॉ समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर नहीं है तो गॉसेस लॉ बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर है तो गॉसेस लॉ आराम से बहुत ही ईजिली क्लियर होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फिर से नहीं बताएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर जानना है, लास्ट वीडियो मेरा प्रीवियस वीडियो में जाओ, उसको फिर से एक बार देख लो, सही तरीक़ा से एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल में हुआ है, समझ जाओगे। बट जैसे बोले कि गॉसेस लॉ के इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना जरूरी है, सो हम लोग गॉसेस लॉ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखते हुए। पहले हम पूरा बता देते हैं, समझा देते हैं गॉसेस लॉ का डेरिवेशन फार्मूला क्या होता है। ठीक है, पहले हम पूरा समझा देते हैं गॉसेस लॉ का डायग्राम के साथ कैसे होता है गॉसेस लॉ, कैसे कैसे उसका इक्वेशन है, कैसे वो बनता है, कैसे क्या आता है फार्मूला। और उसके बाद चूँकि ये एग्ज़ाम में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, तो इसका ये भी जानना है कि लिखना कैसे है, थ्योरी। तो थोड़ा थ्योरी भी लिखना है तो स्टेप वाइज बताएंगे, इक्वेशन दे के इक्वेशन 1 2 3 4, थोड़ा थ्योरी का भी वर्ड सब पूरा रहेगा। तो कैसे लिखना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, तो कैसे लिखना है उसके बाद हम वो बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम बताएंगे होता है कैसे इसका, पहले हम डायग्राम के थ्रू ये बता देते हैं गॉसेस लॉ फार्मूला और कैसे उसका डेरिवेशन होता है, और फिर लिखना कैसे एग्जाम में वो हम थ्योरी के साथ कैसे लिखना है वो बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, मान लो कोई क्लोज सरफेस है। ठीक है, इसका मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना है हमको पूरा सरफेस का। तो हम लोग एक तरीका है जानने का, अगर छोटे छोटे एरिया बांट दे, ठीक है, जो क्लोज सरफेस के अंदर छोटे छोटे एरिया बांट दे, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकाल लें और उसको सबको ऐड करके उसका इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेशन ऐड कर देना, सबको ऐड कर देंगे, सब छोटे छोटा एरिया का छोटे छोटा फ्लक्स को जब ऐड करेंगे तो टोटल का आपको नेट फ्लक्स आई मीन टोटल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पूरा टोटल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाएगा। क्लियर है? तो मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है, हमको इस एरिया का निकालना है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो छोटा एरिया हुआ तो डी ए होगा, डी करेंगे ना, छोटा एरिया है तो ये डायरेक्शन इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाएगा, तो ये एरिया के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ये बात हम लोग जान रहे हैं कि चार्ज के अपोजिट होता है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, इधर ही हुआ। और इसका हमको फ्लक्स जानना है तो सिर्फ फाई तो नहीं होगा, फाई इज रिलेटेड फॉर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट यहाँ पे छोटा सा एरिया डी ए लिए तो इसका फ्लक्स भी तो डी फाई होगा। और आर इज अ डिस्टेंस, मान लो अभी यहाँ का निकालना है, ये एरिया का इतना दूर का, तो यहाँ पे जाएगा वही सेम, चार्ज से जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और डी ए का डायरेक्शन भी यही डायरेक्शन में होता है, तो ये भी डी फाई होगा क्योंकि स्मॉल एरिया लिए तो ये फ्लक्स भी स्मॉल होगा डी फाई। ऐसे इस एरिया का भी सेम, इस एरिया का भी सेम, ऐसे ही सब एरिया का होगा। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई डॉट ए, है ना, कितना एरिया में, सरफेस एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, फ्लो कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग फाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बता चुके हैं डिटेल में। तो डी फाई क्या होगा, ई डॉट डी ए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, थीटा जो बनेगा एंगल वो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा ना, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन, एक ही प्लेन पे सर एरिया भी है और उसी प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी लाइन है, तो एक ही पे है तो क्या हो गया, वो तो 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉस थीटा क्यों होगा, क्योंकि 11th में स्केलर वेक्टर चैप्टर में पढ़े होंगे कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा। तो डी फाई क्या होगा, ई डी ए, क्योंकि वेक्टर है तो उसको हम लोग ब्रेक किया तो ई डी ए, यहाँ पे डॉट है ना, तो क्या हुआ ई डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है, 0 डिग्री। क्यों 0 है, क्योंकि एक ही प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी में तो एरिया है, तो थीटा क्या बनेगा, कोई एंगल बनेगा ही नहीं, 0 होगा। तो यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, सो ई डी ए आ गया। तो ये हुआ मान लो यहाँ का, फिर अब इसका निकालना है, तो ऐसे ही सबका सेम होगा। एक और बात हम बोलना चाहेंगे कि ये जो सिंपल तरीका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा सरफेस का निकालने का, कौन सा सिंपल तरीका, कि छोटे छोटे एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दो और सबको ऐड कर दो, आई मीन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उससे निकल जाएगा पूरा सरफेस का। तो ये कब काम में आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड सब एरिया पे सेम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सब एरिया पे सेम नहीं होगा तब ये तरीका से हम लोग टोटल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं जान पाएंगे। ठीक है, सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सब एरिया पे सेम हो, यूनिफॉर्म हो, एक जैसा ही हो, तभी ये तरीका है फाइंड आउट करने का पूरा सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा तरीका, तो छोटे छोटा एरिया का फ्लक्स निकाल के सबको इंटीग्रेट कर दो, आई मीन सबको ऐड कर दो, तो टोटल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा।
ठीक है। बट याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, सब एरिया पे एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तभी ये होगा। सो क्या हो गया, ऐसे d5 हो गया, मान लो इस पर निकालेंगे d5 तो ऐसे ही जैसे हो जाएगा, ऐसे इस पर निकालेंगे सबका तो यही आएगा EDA। तो फाई क्या होगा, अब इंटीग्रेट करो भाई d5, आई मीन इंटीग्रेट EDA। एरिया को A से भी और S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्योंकि बहुत सारी बुक में S भी देखे होंगे, तो S भी होता है, एरिया को A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई क्या होगा, वो इंटीग्रेट कर देंगे EDA। अब E तो भाई बाहर निकलेगा, अभी जस्ट बोले कि E क्या है, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म होना चाहिए सब जगह, तो सब जगह सेम है, तो वो कॉमन आ गया, बाहर निकल गया DA, और DA को इंटीग्रेट किया तो ये हमारा A आ गया, ठीक है, EA। अब हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F/Q0, ठीक है। तो F का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्स लॉ से 1/4πε0 Q0 Q1/r², और ये Q0 यहाँ आ गया, तो Q0 कैंसिल, तो क्या हुआ 1/4πε0 Q/r², ये हमको E का वैल्यू पता चल गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दो भाई 1/4πε0 Q/r² इक्वल टू एरिया क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला 4πr² ना, सरफेस है ना, सरफेस का एरिया 4πr², r² कैंसिल, 4π कैंसिल, तो फाई क्या हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/F0, और यही है गॉसेस लॉ, यही है गॉसेस लॉ। क्या बताया था, तो गॉसेस लॉ का थ्योरी अगर हम देखें तो क्या बोला था कि नेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कोई भी क्लोज सरफेस पे होगा वो क्या होगा, तो 1/F0 होगा, टोटल नेट चार्ज, और ये नेट चार्ज कहाँ है, इनक्लोज द सरफेस के अंदर, इनसाइड, तो ये क्लोज सरफेस है इसलिए क्लोज इनसाइड चार्ज, तो इनसाइड है भाई F0। और यहाँ पे ये जो हम लोग जीरो लिख के ऐसे किए है ना, जीरो लिख के ऐसे, ये जीरो का मतलब एक ही मतलब है, मतलब क्लोज सरफेस है, ठीक है, E.DA वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर है तो ये हमारा हुआ। अब यहाँ पे एक और बात बताएंगे हम, F0 क्या होता है, वैसे कूलम्स लॉ में क्लियर किए थे, बट एक बार फिर से हम क्लियर करेंगे। F0 क्या होता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, इसको बोलते हैं एफसाइलिन, इसको F0, ठीक है। तो F0 जो होता है ये क्या होता है, परमिटिविटी इन एयर, और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये परमिटिविटी क्या होता है पहले वो जानते हैं। परमिटिविटी का नाम सुनने से लग रहा है जो ये परमिट करेगा, ठीक है, समझ गए, तो लग रहा ना कि फोर्स को परमिट करेगा मतलब फोर्स को बढ़ाएगा, नहीं, उल्टा। परमिटिविटी मीडियम का वैसा प्रॉपर्टी है जो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता है और दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है, आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको कम करता है, ठीक है। और F0 मतलब एयर, परमिटिविटी इन एयर कितना वैल्यू होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे हुआ, तो कूलम्स लॉ क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 r², हमको F0 निकालना है, तो क्रॉस करो तो क्या हो जाएगा, F0 Q1 Q2 ऊपर आ जाएगा, F r² नीचे, तो एक चार्ज का यूनिट ऐसा यूनिट कूलम, तो कूलम स्क्वायर बाय फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, रेडियस मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया यूनिट F0 का कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये 8.85 × 10⁻12 होता है इसका वैल्यू। सो परमिटिविटी क्लियर है। एक इससे जानने वाला बात और है, इसका मतलब ये फॉर्मूला से भी हम लोग देख पा रहे हैं कि F0 ज़्यादा तो फोर्स कम, फोर्स ज़्यादा तो ये कम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स ज़्यादा तो ये कम, और F0 ज़्यादा तो फोर्स कम, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि F0 का वैल्यू ज़्यादा है तो फोर्स का कम होगा भाई। तो इससे एक और बात है, रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर, F0 है ना, परमिटिविटी इन एयर से ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि एयर में क्या होता है, फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एयर में कोई परमिटिविटी होता ही नहीं है, क्योंकि परमिटिविटी कहाँ होता है, कोई परमिटिविटी क्या है, कोई भी बोल सकते हैं कि मीडियम का प्रॉपर्टी है। तो F0 मतलब एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम, तो वैक्यूम में तो कोई मीडियम है ही नहीं, तो इसका मतलब वैक्यूम में फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और परमिटिविटी किसका ज़्यादा होगा, तो मतलब कोई भी मीडियम का परमिटिविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्री स्पेस या वैक्यूम में तो परमिटिविटी होता नहीं है एयर में, तो इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इससे और एक बात क्लियर हुआ कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी में फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ फोर्स को डिस्टर्ब करने के लिए, कम करने के लिए कोई परमिटिविटी नहीं बैठा है, क्योंकि वो मीडियम नहीं है ना। F0 का मतलब हुआ कि फ्री स्पेस या एयर में तो कोई मीडियम नहीं है, तो मीडियम में होता है परमिटिविटी में। तो जब मीडियम नहीं है तो कोई परमिटिविटी वहाँ है नहीं जो उसको डिस्टर्ब करके उसको कम करेगा, सो फोर्स ज़्यादा होगा। और रिलेटिव परमिटिविटी में फोर्स कम, क्योंकि F0 वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि F0 होता है क्या, जो खुद ये प्रॉपर्टी है कोई भी मीडियम का, जो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ज़्यादा करता है, इंक्रीज़ करता है, और दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है उसको कम करता है। तो इसका मतलब कोई रिलेटिव परमिटिविटी है वहाँ पर जो दो चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, आई मीन कोई मीडियम है,
ठीक है, ग्लास हुआ या कोई भी मीडियम है, उसमें अगर 2 चार्ज रखा हुआ है तो उसके बीच का जो फोर्स है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे F0 है और F0 का वैल्यू ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे लेकिन अगर कोई फ्री स्पेस या एयर में चार्ज रखा हुआ है तो उसमें 2 चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे परमिटिविटी बहुत कम, ना के बराबर होता है। क्लियर है ये बात बॉक्स वाला जो हम है, इसी बात को बहुत ही क्लियर तरीक़ा से समझ जाओ। तो F0 क्लियर है, F0 क्लियर है, F क्लियर है। उसके बाद परमिटिविटी F0 को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी इन एयर या फ्री स्पेस, F0 आर रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको F बोलते हैं, इसको परमिटिविटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्लियर है? क्यों फ्री स्पेस या एयर का में जो अगर 2 चार्ज रखा है उसका बीच का फोर्स क्यों ज़्यादा होगा, और अगर कोई मीडियम में 2 चार्ज रखा है तो उसके बीच का फोर्स क्यों कम होगा, ये सब बातें क्लियर है क्योंकि इसका परमिटिविटी को लेके। ओके, अब हम लोग ये हमारा कंप्लीट हुआ गॉसेस लॉ, समझ गए विथ अकॉर्डिंग टू डायग्राम को लेकर हम लोग पूरा समझ गए। अब जब 5 नंबर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में ये एग्जाम में 12 में लिखने आता है तो जरा हम लोग वो भी देख लेते हैं कि लिखना कैसे है, क्योंकि थ्योरी भी लिखना है, डायग्राम भी बनाना है, स्टेप वाइज हम लोग को उसको इक्वेशन बना के उसका डेरिवेशन को भी लिखना है। ठीक है, बाकी ये समझने के लिए था अभी तक। तो अब स्टार्ट करते हैं लिखने का कैसा है। तो गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज सरफेस, याद रखना सरफेस को एस या ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन क्लोज सरफेस होना चाहिए, इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/F0, ठीक है, टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। तो सरफेस के अंदर क्या बोला है कि गॉसेस लॉ क्या बोला कि जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कोई भी क्लोज सरफेस में वो इक्वल हो जाएगा 1/F0, परमिटिविटी इन एयर का, और चार्ज जो होगा वो कहाँ रहेगा? सरफेस के इनसाइड, सरफेस के अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू, ये अब क्लियर है, सरफेस का है, क्लोज सरफेस, इसलिए हम लोग ऐसे जीरो करके हम लोग इंटीग्रेट किए, E.ds दोनों वेक्टर फॉर्म होता है इसीलिए डायरेक्शन दिए वेक्टर वाला, तो Q/F0 जो भी हम ये क्लियर कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, मान लो वेयर Q क्या है? टोटल चार्ज है जो एनक्लोज है बाय द सरफेस S या A को भी सरफेस हम लोग बोलते हैं, S से भी डिनोट करते हैं, एंड F0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूफ जैसा कुछ है, ये लॉ है तो लॉ को प्रूफ नहीं कर रहे, लॉ को हम लोग ये क्लियर करें जो कैसे हुआ, जो अभी हम शॉर्टकट में समझाएं तो बता दिए। ठीक है, ये है कैसे हुआ। अब जब एग्जाम में लिखना है 5 मार्क्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो कैसे लिखना है वो हम क्लियर करेंगे कि इसको लिखना कैसे है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता भी है। सबसे पहले तो भाई डायग्राम वही सेम है जो भी बताएं, हम एक को लेके क्लियर करें भाई, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यही सब है। ठीक है, तो प्रूफ, कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज Q, आइसोलेटेड का मतलब अकेला, सेपरेटेड प्लस Q मतलब दूसरा चार्ज इसमें नहीं है, प्लेस्ड एट पॉइंट O पॉइंट पर है। मान लो लेट सरफेस S जो है वो क्या है? सरफेस है, स्फीयर का रेडियस R जो है वो रेडियस अराउंड द चार्ज Q। ठीक है, मतलब कि चार्ज और एरिया के बीच का, चार्ज और सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, और इस स्फीयर को बोलते हैं क्या? गॉसियन सरफेस, ऐसा हम लोग मान रहे हैं कि ये गॉसियन सरफेस है। स्टेप 1 करके लिखेंगे EFI, ये हम शॉर्ट में लिखे हैं, तुम लोग जब वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाओगे तो उसको पूरा लिखना। EFI क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस Q क्या हो जाएगा? एवरी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, बताए थे ना क्यों हर एक पॉइंट पे सेम होगा? क्योंकि अभी जस्ट बोले क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ओके, सब पॉइंट पे, सब छोटे छोटे एरिया का मालूम निकालना है तो सब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इसीलिए क्या होगा? इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। अभी जस्ट क्लियर किए कैसे हुआ। अब चूँकि ये वेक्टर फॉर्म में है इसे एक यूनिट वेक्टर देना होता है हम लोग को, सो R कैप, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, R कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। हो गया, बात खत्म, इसको इक्वेशन मान लो। अब इक्वेशन, अब स्टेप 2, अभी स्टेप 1 में क्या जाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जान लगे। स्टेप 2 में नाउ कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया DS, एक छोटा सा एलिमेंट मानो जिसको एरिया DS है, विथ एरिया वेक्टर DS हो गया, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द एरिया एलिमेंट, है ना, नॉर्मल है मतलब कि एक लाइन में, तब तो थीटा 0 हो गया था और cos 0 1 हुआ था। तो मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर का d फाई, क्योंकि अगर एरिया स्मॉल नहीं है तो उसका फ्लक्स भी तो स्मॉल होगा, तो d फाई E.ds, और E क्या होता है? 1/4πε0 Q/r² R कैप, और ds को भी रहने देते हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग ब्रेक कर करके उसको फॉर्मूला लाएंगे। तो क्या हो गया? 1/4πε0 Q/r² R और ds, और यहाँ पे n, क्यों हम n लिखे? क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर था, क्वांटिटी, तो हम लोग यूनिट वेक्टर दिए, जैसे ये जो ये है एरिया भी तो वेक्टर है, तो इसको भी तो एक हमको देना होगा, तो R ना देके हम लोग n देते हैं ताकि डिफरेंस पता चले। तो ये n यूनिट वेक्टर किसके लिए? सरफेस एरिया के लिए, और ये R कैप किसके लिए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट वेक्टर है।
तो क्या होगा d5 1/4πε0। अब सबको एक साथ लिख देते हैं, एक क्यू और ds/r², और ये दोनों यूनिट वेक्टर को एक साथ rn, बस कुछ नहीं किया, बस इसको रीअरेंज कर दिए, दोनों यूनिट वेक्टर को एक साथ लिख दिए, बाकी इधर। अब क्या है, वेयर n कैप बोलते हैं इसको, n लिख के उसके बाद ऐसे कर दो कैप। ये यूनिट वेक्टर है किसका, परपेंडिकुलर है सरफेस का, एरिया जो है एलिमेंट। सिंस r कैप एंड n कैप क्या होगा, वो तो सेम डायरेक्शन में है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर भी है और सरफेस एरिया भी इधर, तो एरिया के लिए n और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का r, तो दोनों तो एक ही लाइन में है, तो दोनों क्या हो गया हमारा 1 ही रह गया। cos 0 ना 0 डिग्री बना ना, अभी जस्ट बताएं कि ये क्या एक ही प्लेन में है, तो cos 0 और cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये हमारा सीधा क्या हो गया, cos 1 हो गया। ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना एंगल बनेगा, तो 0 डिग्री और cos 0 1, सो ये 1 हो गया, इसका कहानी यहीं पे ख़त्म। सो d5 क्या हो गया, E.ds, और E का क्या होता है 1/4πε0 q/r², और ds को वैसे ही रहने दो, इसको इक्वेशन 2 करो, और ये स्टेप 2 भी खत्म। एक एक स्टेप में एक एक को हम लोग तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, एक ही बार में पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, हौच पौच होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। अब स्टेप 3, ठीक है, इसलिए हम पहले समझा दिए गॉसेस लॉ का पूरा थ्योरम, पूरा डेरिवेशन, उसके बाद लिखना कैसे वो समझा रहे। स्टेप 3 में क्या करना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो तो एंटायर क्लोज सरफेस, मतलब पूरा क्लोज सरफेस का जानना है। तो फाई क्या होगा, इसको ये तो 0 का मतलब समझ गया, ये जैसे हम लोग 0 कर दे, ये क्या हो गया, क्लोज सरफेस है, उसी को डिनोट करो और कुछ नहीं, इंटीग्रेट करो d5, तो d5 EDS सरफेस रहेगा, E 1/4πε0 q/r², ds का ds चल गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, E जो होगा बताए भी थे अभी जस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है, यूनिफॉर्म है, इसलिए ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो बाहर निकलेगा तो वो पूरा टर्म बाहर निकलेगा 1/4πε0 q/r², ds अंदर गया, इक्वेशन 3 गया। उसके बाद लेकिन ds क्या है, सरफेस एरिया है स्फीयर का, और स्फीयर का एरिया कितना होता है, तो 4πr² होता है, तो 1/4πε0 और q/r² इंटू 4πr², 4π गया, r² गया, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, q/ε0, और ये हमको मिल गया। सो फाई इक्वल टू EDS जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और ये क्या हो गया है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, तो इसमें देखे भी है ना फ्लक्स, और ये है क्या, गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग q/ε0, यही हमारा फाइनल हो गया। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, लिखने के लिए ये पूरा थ्योरी लिखना है, यहाँ से पूरा थ्योरी लिखना है, ये सब पूरा थ्योरी इसको लिखना है, ओके। लेकिन समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आते हैं 12 में, तो वहाँ पे तो 5 मार्क्स के आते, तो लिखना है 1 से 1.5 पेज, तो पूरा लिखना है तरीका से। बट समझने के लिए जो हम अभी वीडियो स्टार्ट किए थे आज का क्लास पढ़ाना, तब हम समझाए थे, तो समझने के लिए ये मेरा स्टार्टिंग का जो 10 से 12 मिनट अभी हम समझाएँ, ये अपना समझने के लिए, और ये एग्ज़ाम में आने से लिखने के लिए। क्लियर है, क्योंकि सिर्फ ये हम लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे, हाँ ठीक है, बट कुछ लिख नहीं रहे ना वर्ड्स, इसलिए ये समझने के लिए है, लिखने के लिए ये है पूरा, ओके। ये हमारा कंप्लीट हुआ, तो क्या है, विच इज़ द, यही एक्सप्रेशन गॉसेस लॉ का। अब एक स्पेशल केस देख लेते हैं हम लोग। मान लो क्लोज सरफेस में चार्ज है ही नहीं, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, डज नॉट कंटेन एनी चार्ज, तो क्यू 0 हो गया, तो क्यू 0 हो गया, तो इक्वेशन 4 में जाएंगे तो क्या मिलेगा, 0/ε0 कुछ नहीं, मतलब कि फ्लक्स 0, इसका मतलब अगर चार्ज नहीं है क्लोज सरफेस के अंदर, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उसमें नहीं होगा। सो यहाँ पे जाके हमारा ये पूरा क्लियर हुआ गॉसेस लॉ। 5 मार्क्स के लिए थ्योरी, उसका डेफिनेशन, कैसे उसको हम लोग डेरिवेशन इक्वेशन देके स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे विथ डायग्राम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे बढ़िया सा गॉसेस लॉ पे, और एक एप्लीकेशन करेंगे, और एप्लीकेशन भी डिटेल में करेंगे विथ डायग्राम, तब जाके ये हमारा कंप्लीट होगा। क्योंकि गॉसेस लॉ का क्वेश्चन आता कैसे है, क्वेश्चन आता है राइट डाउन द गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, तो एक एप्लीकेशन तो देना ही है, और वो भी लॉन्ग, पूरा डिटेल में एक्सप्रेशन देना है, एप्लीकेशन का एक्सप्रेशन के साथ पूरा एप्लीकेशन लिखना है विथ डायग्राम। ठीक है, उसको भी इक्वेशन 1 2 करके पूरा करना है, तब जाके होगा, तब जाके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सो पहले ये पूरा समझना है, जब समझ जाएंगे तो उसके बाद भाई हमको ये पूरा लिखना है स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप में एक एक चीज़ को ब्रेक करना है, एक एक डाटा को ब्रेक करना है, और लास्ट में आते आते हो गया स्पेशल केस दे देना, क्योंकि बहुत सिंपल है, बस चार्ज को 0 मान लो चार्ज है ही नहीं क्लोज सरफेस में, तो भाई क्या होगा, तो हम लोग जान रहे हैं लास्ट इक्वेशन 4 से क्यू की जगह 0, तो 0 बाई कुछ भी रहा 0 ही रहेगा। वैसे f0 का वैल्यू क्या होता है, तो बता चुके 8.85 × 10⁻⁻12, और यूनिट कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होगा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या
इसमें हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे और गॉसेस लॉ पे एक बढ़िया सा 1-2 न्यूमेरिकल बनाएंगे। ओके।